नहीं हुई, अब हो गई होगी। हाँ हो गई। थैंक यू हो यार, गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर। अच्छा देखो, ठीक है, कंटिन्यू समझ में आ गया। तो हम जैसे किसी की एज निकाल रहे हैं, तो वो एज जो है ना वो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कहते हैं ये रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम है। या हम कहें कि एज के बजाय हम ये कहें कि अगर आप वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो आज का टेम्परेचर कितना होगा या फ्यूचर में टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर की जो कैलकुलेशन है इज कॉल्ड बेसिकली ये कहलाता है आपका कंटिन्यूस टाइप प्रॉब्लम। तो इसको हम लीनियर रिग्रेशन यानी रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, उनमें से पहला मेथड हमने जो है वो लर्न किया है, जिसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन में आपके पास जो थ्योरी थी वो हमने काफ़ी डिटेल में इसको कंप्लीट कर लिया था। और फाइनली हम जिस स्टेज पे पहुंचे थे, क्योंकि वो रिपीट तो करना नहीं है, वो ये कॉस्ट फंक्शन पे पहुंचे थे हम, कि कॉस्ट फंक्शन जो है वो हर हर मशीन लर्निंग के अंदर एक कॉस्ट फंक्शन होता है, किसी का आसान किसी का मुश्किल। तो इसका भी एक कॉस्ट फंक्शन है जो हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया था। व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन? कॉस्ट फंक्शन इज जे थीटा, इज कॉल्ड जे थीटा। थीटा इज समटाइम the coefficients and y-intercept which is equal to 1 over 2m, ये बराबर था 1 over 2m के समीशन साइन and then hypothesis value, ठीक है, माइनस योर एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड, और ये i इज इक्वल टू 1 से लेकर ऑल डेटास, दिस इज कॉल्ड बेसिकली योर कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन के बाद हमने इस कॉस्ट फंक्शन को ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर भी रख लिया था। हमने कहा ठीक है इसको मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये बता रहा है कि आपके हाइपोथेसिस से जो किसी पॉइंट x पे आपके हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी किसी पॉइंट x पे, इस वाले पॉइंट पे अगर ये आपकी हाइपोथेसिस है और ये एक्चुअल पॉइंट है, तो आपके हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर बेसिकली कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। और इस तरह की कोई एक पॉइंट तो होनी नहीं, जितने पॉइंट होंगे सब पॉइंट के ऊपर ऐसी कैलकुलेशन होगी, तो वो उसका समीशन जो है वो कॉस्ट फंक्शन की कैटेगरी में। अब ये मिनिमम कैसे आएगा, ये डिपेंड करता है हाइपोथेसिस के ऊपर। हाइपोथेसिस जितना अच्छा होगा वो मिनिमम होगा। तो हमने कहा था कि हाइपोथेसिस डिपेंड किस पे करता है मेरे भाई, तो हाइपोथेसिस डिपेंड करता है थीटा। अगर लीनियर टू एट्रीब्यूट्स है, यानी वन एट्रीब्यूट्स है, तो थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है। एक्स इज द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब फीचर। और अगर ये लीनियर है तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अगर इसके अंदर एट्रीब्यूट ज्यादा है, मैं आपको फिर एक दफा समझा देता हूँ कि अगर आपके पास आपका डेटा कुछ इस तरह से है कि एक ही एट्रीब्यूट है और इसकी अगेंस्ट में टारगेट क्लास है, जो कि अभी हम देखते आ रहे हैं, तो अगर ये एक ही एट्रीब्यूट है, यानी इसकी उम्र 25 साल है, इसको लोन मिलेगा 2000 रुपये, ऐसी मिसाल दे रहा हूँ। इसकी उम्र जो है वो 30 साल है, इसको लोन मिलेगा 1000 रुपये। इसकी उम्र 35 साल है, इसको लोन मिलेगा 2500 रुपये। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आपके पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है एज का, उसकी अगेंस्ट में टारगेट क्लास है, वो भी रिग्रेशन टाइप। तो जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो एक ही एट्रीब्यूट के बेसिस पे आपका जो हाइपोथेसिस फंक्शन बनता है एच थीटा ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू थीटा नॉट इज द वाई इंटरसेप्ट एंड प्लस कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट कहते हैं एक्स का जो एट्रीब्यूट का कोफिशिएंट, ये हाइपोथेसिस फंक्शन। व्हेनेवर यू विल सी, अगर आपके पास हाइपोथेसिस फंक्शन में यानी जो डेटा है उसमें एट्रीब्यूट उसमें एट्रीब्यूट ये x1 हो जाता है, ये x2 हो जाता है एंड सो ऑन, अगर दो हो जाते हैं तो इसके अगेंस्ट में ये टारगेट क्लास आ जाए, तो इसकी इक्वेशन में अब आप कहेंगे कि एच थीटा ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास थीटा नॉट एंड प्लस थीटा 1 ऑफ x1 एंड प्लस थीटा 2 ऑफ x2। दीज आर बेसिकली योर इक्वेशन, यानी होगा लीनियरी, किसी x पे पावर नहीं है, लेकिन जो आपके पास लीनियरिटी है वो कई डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। यानी डायमेंशन इंक्रीज कर रहे हैं, पावर नहीं बढ़ा रहे कि मैं कहूँ कि इसका स्क्वायर लगा दो, नॉट एट ऑल ना। तो हम बेसिकली, और इसी तरह से अगर ये एट्रीब्यूट ज्यादा होते जाएंगे तो थीटा भी ज्यादा। एक्चुअल में इक्वेशन में x तो आपके एट्रीब्यूट्स वैल्यू है, वी आर नीड टू फाइंड थीटास बेसिकली। तो जितने ज्यादा थीटा होंगे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। हम आसानी के लिए इसको देखते हैं, अदरवाइज अगर वेरिएबल ज्यादा होंगे तो इस तरह की इक्वेशन आपके सामने आएंगे। अब सवाल ये आता है कि थीटा आएगा कैसे।
थीटा ऐसा आना चाहिए जिससे डिफरेंस जो है वो कम से कम हो। जैसे ये डायग्राम में बता रहा है कि ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन में देखिए, जो डायग्राम आपको अगर अच्छी तरह समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है कि इस वाले पॉइंट पे जो गिवन डेटा होगा, वो गिवन डेटा का रिजल्ट ये है, ये वाला पॉइंट आपके एक्चुअल रिजल्ट है, ये जो क्रॉस हुआ, और यहाँ से जो कैलकुलेट होगा वो आपका हाइपोथेसिस वैल्यू होगी। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली कॉस्ट फंक्शन में काउंट होगा, और इसी तरह से हर पॉइंट के ऊपर यही काम किया जाएगा। तो सवाल ये है कि ये लाइन बनी कैसे थी? ये लाइन टोटली डिपेंड करती है थीटास के ऊपर। अगर वन वेरिएबल एट्रीब्यूट्स है तो 2 थीटा चाहिए, एक वाई इंटरसेप्ट चाहिए जो कि ये रहा, और एक इसका ग्रेडियंट चाहिए जो कि ये रहा। ग्रेडियंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ योर एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारे पास अगर यही, और जब हम ये कहते हैं कि हमारा थीटा जो पहला थीटा ये होगा, मैं गौर सुनना क्या कह रहा हूँ, इस बेसिस पे इक्वेशन देखो ये बना दी इसने, बहुत आसान था क्योंकि थीटा मिल गया तो इक्वेशन आ गई 50, ठीक है, जो है वाई इंटरसेप्ट है, अभी हमें ये नहीं कह रहा कैसे आई, लेकिन 50 आपका वाई इंटरसेप्ट है, 0.06 आपका कोफिशिएंट है, ये इक्वेशन है। अगर ये ज्यादा एट्रीब्यूट्स पे होता तो मजीद थीटा कैलकुलेट करके इसके साथ एसोसिएट करते। अब अगर कोई कहता है कि मुझे इस जगह की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी नीड टू फाइंड हियर अ वैल्यू, और जो कि हमें पता नहीं है, तो अब आपकी वैल्यू यहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन आपका हाइपोथेसिस कैलकुलेट कर देगा। आप सिंपली यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये 20 है, अगर साइज 20 स्क्वायर यार्ड है या 20 स्क्वायर फीट है, तो कितना आंसर होगा? तो आप कहेंगे भाई एक्स की जगह 20 रखो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। अगर ये अच्छी लाइन होगी तो अच्छा आंसर आएगा, अच्छी लाइन नहीं होगी तो अच्छा आंसर नहीं आएगा। सवाल हमारा जो रेज होता था लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, मैं इतनी क्विकली इसलिए बोल रहा हूँ कि हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो सवाल ये थीटा कैसे आया, तो हम कहते थे चलो भाई हमें नहीं पता, हम अगर रैंडमली थीटा पिक करें कि एक्चुअल में थीटा मिल जाए तो लाइन मिल जाएगी। तो अब यही तो बात है कि कौन सा थीटा हमारा जो सेलेक्टेड थीटा होगा। तो अब ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि अगर आप कहेंगे भाई पहला थीटा सेट जो है मेरा ये है, तो आप कहेंगे पता नहीं ये थीटा सेट जो मैंने लिखा है ये सही भी है नहीं है, इससे मिनिमम आया नहीं है। फिर दूसरा सेट ऑफ थीटा ये रहा, तीसरा सेट ऑफ थीटा ये रहा। इस तरह से थीटास की सेट आप निकालते रहेंगे, बट यू स्टिल अनकॉन्फिडेंट कि कौन सा जो है वो सही हो सकता है कि ये इससे एक रिजल्ट आया और इससे रिजल्ट उससे मिनिमम आया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये रिजल्ट सबसे ज्यादा मिनिमम हो सकता है, इससे और मिनिमम आ जाए या बढ़ जाए। तो हमें कोई ऐसे फंक्शन चाहिए जो कि हमें श्योरिटी दे कि ये यानी अगला सेट ऑफ थीटा से, अगर यानी करंट सेट ऑफ थीटा से जब हम अगले सेट ऑफ थीटा पे जाएं तो हमें वो फंक्शन श्योरिटी दे कि हम कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी हम अपने एक्चुअल थीटा की तरफ जा रहे हैं जो बेस्ट थीटा वैल्यू होगी, यानी बेस्ट थीटा का मतलब बेस्ट हाइपोथेसिस होगा। तो इसकी श्योरिटी मिल जाए। अभी तो श्योरिटी रैंडम करोगे तो श्योरिटी नहीं है। क्यों? रैंडम करने से ये होगा कि ये सेट ऑफ थीटा आपने निकाला, इसके बाद अगला निकाला, तो आपका इस थीटा सेट के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो यू आर नॉट बेसिकली कॉन्फिडेंट कि अगला रिजल्ट सही। लेकिन अगर ये कनेक्टेड हो जाए, कोई ऐसा फंक्शन हो जो इसको कनेक्ट कर दे, करंट को प्रीवियस से कनेक्ट कर दे, यानी करंट ये वाला है तो प्रीवियस से कनेक्ट कर दे और कहे कि आप कन्वर्ज ही हो रहे हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो इस फंक्शन को हासिल करने के लिए हमने हमने क्या, यानी साइंटिस्ट ने ग्रेडियंट डिसेंट को इंट्रोड्यूस कराया। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है? ग्रेडियंट डिसेंट एक फंक्शन है जो ये कहता है कि आपको न्यूटन रैप्सन मेथड की तरह कन्वर्ज करके देगा रिजल्ट। तो वो फॉर्मूला इसका ये रहा। ये मैं आपको बताऊं कि ये कॉस फंक्शन लिखा है, ये कॉस फंक्शन किसी का भी हो सकता है। वट एवर कॉस फंक्शन यू पुट हियर, आपको श्योरिटी मिलेगी कि आप यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये वाला थीटा करंट निकाल रहे हैं, ये थीटा जो है वो आपका प्रीवियस थीटा, यानी अगर मैं कहूँ कि करंट थीटा इज कॉल्ड n+1, ठीक है, करंट थीटा n+1 है, तो यू आर फाइंडिंग बेसिक, यू शुड नो दैट द प्रीवियस थीटा। तो और ये लर्निंग रेट है, इसके बारे में बता चुका हूँ, शायद बताऊंगा दोबारा। और ये कॉस फंक्शन है, जिस भी इक्वेशन का कॉस फंक्शन यूज करोगे वो कॉस फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारे पास कॉस फंक्शन की इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और वो है जे थीटा इज इक्वल टू 1/2m और फला 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 जो भी था। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हमारी एक्चुअल इक्वेशन क्या होगी। क्या मैंने आपको इक्वेशन का डेरिवेटिव करवा दिया था? जवाब दे दो कोई स्टूडेंट। कॉस थीटा का डेरिवेटिव करा दिया था मैंने? यस सर, थैंक यू। अच्छा जी, डेरिवेटिव करने के बाद हमने कहा था कि आप सिंपली यहाँ पे जे, यानी क्योंकि क्योंकि इस फार्मूले में डावा का फंक्शन है, डावा एंड डेरिवेटिव, the behavior of both of them are same, but the dava is basically multi-variable derivative। multi-variable का मतलब ये होता है कि आपके पास x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, whatever जो भी है।
तो फिर हमें उसमें से किसी एक को वेरिएबल और एक को कांस्टेंट मानना पड़ता है। तो ये एक दावा है, तो दावा में जे लिखा हुआ है। अगर आप 1 के रिस्पेक्ट से करेंगे इसको, जे थीटा 1, तो थीटा नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, और जे थीटा नॉट के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वो, तो दो इक्वेशन ही जनरेट होंगे हमारे पास। एक इक्वेशन थीटा नॉट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव में आ जाएगा, देखें थीटा नॉट के रिस्पेक्ट से। तो जो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास है हाइपोथेसिस की, वो क्या है, थीटा नॉट, आपको याद होगा n प्लस थीटा 1 ऑफ x, ठीक, ब्रैकेट n माइनस, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा y। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ये समीशन फाइन था और इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ था। जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो पावर नीचे आएगी, पावर के इनर, जब इनर को टर्म को डेरिवेटिव करने की कोशिश करेंगे तो थीटा नॉट का डेरिवेटिव थीटा नॉट के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सारा y x सब कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से हमने इसके डेरिवेटिव को भी देखा और देखने के बाद हमने इसके फंक्शन, यानी ये बॉल फंक्शन को भी कर लिया था, इसके बारे में बता चुका हूं मैं। और उसके बाद हमने इसका फाइनली जो इक्वेशन ड्राइव करके आपको दी थी, वो इक्वेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने आपको फाइनली इक्वेशन जो दी थी वो ये थी कि इफ यू विल फाइंड दैट, यानी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव वगैरह करने के बाद, थीटा नॉट की इक्वेशन जो आएगी वो आएगी 1 ओवर m समीशन 1 से लेकर m तक, हाइपोथेसिस की वैल्यू माइनस वाई आई, यानी y यानी एक्चुअल वैल्यू, देयर इज नो स्क्वायर बिकॉज दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटिंग द थीटा नॉट। एंड थीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे किस तरह से, थीटा 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 ओवर, यानी थीटा 1 के रिस्पेक्ट से अगर ये सिर्फ डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, एंड 1 ओवर m एच थीटा ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, और लेकिन इसमें एक्स आई साथ में मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ये जो आंसर आया ये डेरिवेटिव का आंसर है खाली, यानी जब मैं इस डेरिवेटिव के आंसर को उठा के अपने ग्रेडियंट डिसेंट के फार्मूले में रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रेडियंट डिसेंट को रोक के सिर्फ डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई किया, तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे हमारा फार्मूला जो मैंने अभी आपको फार्मूला शो किया था उसमें ये हो जाएगा कि आपके पास ये देखें ये कि थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस अल्फा, और इस पूरे डेरिवेटिव की जगह पे वो फॉर्मूला आ जाएगा जो भी आपने डेरिवेटिव किया। बस फर्क इस थीटा नॉट और इस थीटा नॉट का ये है कि जो लेफ्ट साइड पे थीटा नॉट लिखा हुआ है वो करंट वैल्यू है, राइट साइड पे जो थीटा नॉट लिखा हुआ है वो ओल्ड वैल्यू होगी। अब सवाल यह है कि पहला थीटा नॉट ओल्ड कैसे आएगा, वो मैं समझाने जा रहा हूँ अभी। दिस वुड बी द होल कंप्लीट फॉर्मूला, ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होगा, ये लिखा हुआ थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस अल्फा 1 ओवर m, एंड दिस फॉर्मूला, ये डेरिवेटिव आया था थीटा नॉट का, तो थीटा नॉट का ये इक्वेशन आ जाएगी, एंड थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस अल्फा 1 ओवर m, और आपने कहा कि i इज इक्वल टू 1 टू m, दिस इज योर फॉर्मूला डेरिवेटिव इनटू xi। और अगर और भी होते थीटास, अभी तो 2 थीटास है क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट को कंसीडर किया था, अगर और भी थीटास होते तो हम इसी तरह से उसको मजीद इक्वेशन निकाल लेते, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 के फॉर्मूलाज, जो भी रिजल्ट आता हमें इससे कोई कंसर्न नहीं था, जो भी रिजल्ट आता हम इसके आगे यहाँ पे लिखते। तो ये दोनों रिपीट, देखिए ये लिखा हुआ है रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस थीटा नॉट थीटा 1। अच्छा, अब अगर हमारे हम ये थीटा नॉट के पीछे क्यों लग गए, यानी इसी को क्यों निकालना चाहते हैं, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द थीटा नॉट, बिकॉज द हाइपोथेसिस इज completely depends on theta values. If you know that the theta's values, so it is basically your hypothesis, और कुछ भी नहीं hypothesis में, यही तो hypothesis है, थीटा नॉट थीटा 1, ये थीटा नॉट है, थीटा नॉट थीटा 1, बस ये निकाल लें। तो अब सवाल ये है कि हम सवाल पहला थीटा कैसे एज्यूम करेंगे, करंट थीटा निकालने जा रहे हैं तो फॉर्मूले में आपको एक थीटा चाहिए, तो वी विल एज्यूम द करंट थीटा आइदर एनी वैल्यू। अब जरा सवाल को सुनने की कोशिश करना है जो मैं बता रहा हूँ, एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू लेट्स सपोज 0, तो हम पहले 0 लेके शुरू कर देंगे, ये थीटा की वैल्यू 0 है, हमें नहीं पता अच्छा है बुरा है क्या है। अब वो यहां से शुरू करेगा और कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। कन्वर्ज करने का मतलब ये होता है कि अब वो नया थीटा निकालेगा, फिर उसके बाद नया थीटा निकालेगा, फिर उसके बाद नया थीटा निकालेगा। हाउ लॉन्ग यू विल डू दिस, जब तक करते रहेंगे। इसका आपको याद होगा न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में बताया जाता था कि करंट वैल्यू और जो यानी प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू के दरमियान अगर डिफरेंस कम से कम होता चला जाए और फिर पॉइंट के अंदर चला जाए और फिर डेसिमल पॉइंट में चला जाए, तो आप कह देंगे इसका मतलब है कि अब हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट पहुंच गए, अब मूवमेंट रुक गई है इसकी। मूवमेंट रुक गई का मतलब ये होता है, मैं यहाँ डायग्राम से समझा देता हूँ आपको, बल्कि डायग्राम बनी हुई उसी डायग्राम पे ले जाता हूँ,
कि इसका मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो डायग्राम यहाँ दी हुई है, कि बल्कि अपनी ही डायग्राम बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। कि मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि लेट्स सपोज, एक मिनट इसको जरा बड़ा कर लूं। आप कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो थीटास का फंक्शन है, यानी हमारा जो ये हाइपोथेसिस आया है, इसका जो थीटा कैलकुलेट हुआ है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। आपको तो पता ही नहीं था थीटा क्या होगा, तो आपने कहा भाई मैं मुख्तलिफ थीटास को इस्तेमाल करता हूँ। तो पहले आपने कहा थीटा की वैल्यू 0 है, तो पहला थीटा आपने यहाँ पे इस जगह पे कैलकुलेट किया, यानी कहीं पे आपने कहा कि थीटा की वैल्यू 0 है, यानी किसी भी जे फंक्शन के ऊपर थीटा की वैल्यू जो 0 है, यानी अगर आपका बॉल फंक्शन यूं है जिससे आप कन्वर्ज होंगे और एक्चुअल में आपको यहाँ तक आना है और आपने अपने काम को शुरू यहाँ से किया है 0 0 करके, तो अब आप इस तरफ से यूं कन्वर्ज हो रहे होंगे। और कन्वर्ज होने का मैं आपको रीजन बताऊं कि ये क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड है, थोड़ा सा रिवीजन अगर आप करें ना, तो न्यूटन रैप्सन मेथड कहता है अगर आप 0 0 से शुरू कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा और टेंजेंट जो है वो एक नया पॉइंट कैलकुलेट करेगा और यहाँ पर फिर एक नया, मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये मैं एक बहुत ही, क्योंकि ये आपको मशीन लर्निंग की क्लास में तो नहीं मिलेगा लेकिन न्यूमेरिकल, और जो नया पॉइंट मिला वहां पे आपको जो है वो इस तरह से टेंजेंट आस्ते आस्ते इस डिजायर्ड पॉइंट पे आ जाएगा और ये जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। जब पैरेलल टू एक्सिस होगा तो इसका मतलब है कि आप अपने डिजायर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं। और अगर इस तरफ है तो इस तरफ से आप इस तरह कन्वर्ज करेंगे कि ये यहाँ से इसको कट करेगा और फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से फिर इसको कट, इस तरह से टेंजेंट बनाते हुए आप इसकी मूवमेंट करेंगे। तो ये इसका एक तरीकेकार है जो हम यहाँ पे करते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये रेज होता है, मुश्किल नहीं है, मेरा ख्याल है अभी हम इसको एंड में डिसाइड करेंगे। इनका सवाल ये है कि क्या हमें ये सारे फार्मूलाज मेमोराइज करने पड़ेंगे, तो देखते हैं। कुछ सवालात हो सकता है मेमोराइज करें, कुछ की ज़रूरत ही ना पड़े मेमोराइज करने की, सवाल फार्मूला दे दिया जाए। तो लेट्स सी, ठीक है। तो इसमें हमें कम से कम कॉस्ट फंक्शन वगैरह का फार्मूला कुछ इस तरह का जो हमें याद करना है वो तो याद कर लेना, ताकि हमें आसानी से जो है वो काम कर सकें। अच्छा जी, अ, ठीक है। अब आपको ये फार्मूलाज मिल गए, इस वक्त तो याद कर लो ना, थीटा नॉट इज इक्वल टू, ये जहन में रखो, थीटा नॉट इज अ करंट वैल्यू एंड ओल्ड वैल्यू। अब मैं सवाल कराने जा रहा हूँ ना, इस वजह से बोल रहा हूँ, नॉट सी द लेक्चर नोट्स। अब यहाँ पे मैंने टाइम ना मिलने की वजह से मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, अब लिख देता हूँ। कुछ अच्छा हो कुछ बुरा। देखो, एक एक्सेल शीट भी हम बनाएंगे जिसमें हम अपनी सारी वैल्यूज को अपडेट करेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे हम क्लासरूम में कर रहे हैं, बस काम थोड़ा स्लो हो जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फीलिंग हुई है कि आप क्लासरूम में हैं। हाँ, नमाज अजान हो गई, हाँ अजानें शुरू हो गई, तो अजानें शुरू हो गई। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ ब्रेक लेते हैं 6:20, क्योंकि न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल के बाद फिर मैं इसकी कोड करा दूंगा, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे आ जाएंगे। 2 ब्रेक लेंगे, एक मगरिब का एक इशा का, 15-15 मिनट्स का, राइट। 6:28 हो रहा है, तो हम 6:45 पे कोशिश करें कि ज्वाइन कर लें, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, देखता हूँ, मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ, कितनी देर में इमाम साहब फारिग करते हैं। फिर उसके बाद अगली ब्रेक हम लेंगे 8:15 बजे इशा की नमाज पे। ठीक हो गया, चलो भाई, ये ठीक तो है यहाँ सर। पे यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, ज्वाइन